नमस्कार। 18वीं लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं। पूरे देश में माहौल चुनावी हो चला है। मैं आज पटना के गांधी मैदान में हूं। ये वही गांधी मैदान है जहां से जयप्रकाश नारायण ने एक अलग युवा क्रांति की आवाज दी थी। ये वही गांधी मैदान है जिस पूरे मैदान को एक बार भर लेने वाला भारतीय राजनीति में मजबूती से स्थापित हो जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि अभी भी कुछ रैलियों की तैयारियां चल रही हैं। लोग सुबह पार्क में वॉक करने आते हैं, लेकिन ये गांधी मैदान एक राजनीति का ऐसा अखाड़ा है कि जिस किसी ने भी इस गांधी मैदान को अपने कब्जे में कर लिया, उसने कम से कम बिहार की राजनीति को अपने कब्जे में कर लिया। नीतीश कुमार या लालू यादव, हर किसी की एक ही ख्वाहिश रही कि इस गांधी मैदान को अपने चाहने वालों से भर दें। कई बार ऐसा हुआ कि उनके चाहने वाले इस गांधी मैदान में उमड़ कर आए, लेकिन फिर कुछ कारण ऐसे हुए कि उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। मैं आज चुनावी यात्रा 18वीं लोकसभा की, बिहार की चुनावी यात्रा यहीं से शुरू कर रहा हूं। और ख़ास तौर पे मैं इसलिए भी ये कर रहा हूं क्योंकि गांधी मैदान से मेरा भी एक अलग प्रेम है। हमने बिहार की राजधानी को केंद्र में रखकर एक किताब भी लिखी जिसका नाम हमने गांधी मैदान रखा। आज हम यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पिछले 10 सालों से एक कद्दावर नेता, कभी एक ज़माने में लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव जी से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। मैं तो सुबह से लेकर रात तक भाजपा भाजपा, मोदी 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 यही कहता हूँ और यही कहता रहूँ। मुझे कोई लोकसभा का टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं हट गया वहां से। लेकिन ये अचानक 25 साल के बाद ऐसा क्या हो गया रामकृपाल जी की एकदम लालू 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 करने वाला कि लालू जी लालू जी लालू जी कर रहे, अचानक से मोदी मुझे अपमानित किया गया, जिस तरह से मुझे तिरस्कार किया गया। टिकट बिक रहा है, चारों पार होगा ही। नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद, पटना के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक रामकृपाल यादव जी हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत भारतिका में। समय आपका भी स्वागत। चुनावी यात्रा शुरू हो गई है सबकी, आपकी भी चुनावी यात्रा शुरू हो गई है। तीसरी बार मतलब हैट्रिक लगने जा रहा है। इतना हमने जनता के बीच में रह करके उनकी समस्या का निदान किया है और उनके सुख दुख का साथी रहे हैं, और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संगीत रूप से विकास के कार्य हुए हैं। मैं समझता हूँ कि पाटलिपुत्र की महान जनता ने लगातार मुझे अपना आशीर्वाद दी है और इस बार भी काम के आधार पर, संबंधों के आधार पर सभी जाति, सभी धर्म वर्ग के लोग हमेशा हमारा साथ दिया है। पहले पटना से भी चुनाव लड़ता रहा हूँ, मैं पाटलिपुत्र से लड़ता रहा हूँ। ये पूरा भरोसा है इस महान जनता ने पुनः अपना आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि तीसरी बार हैट्रिक नहीं, ज्यादा मतों से अपना आशीर्वाद देके विजयी बनाएंगे और पुनः सेवा का मौका देंगे। जब आपकी बात होती है राजनीति में, खासतौर पर पटना में, तो आपकी कर्मठता की बात होती है कि आप इतने सालों से कर्मठ राजनेता के तौर पर काम करते रहे। लालू जी के साथ बहुत करीबी रहे। अगर मैं कहूँ अतिशयोक्ति नहीं हो तो एक दौर में आपको लालू जी का हनुमान कहा गया। उसके बाद अब उनके जो बयान आते हैं बीच में आपको लेकर के, आप कैसे देखते हैं इस? देखिए, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ और मेरी सफलता जो हुई है तो सेवा के बल पर लोगों का विश्वास मैंने जीता। मैं तो काउंसलर भी था और कुल मिलाकर इस बार मैं 8वीं बार चुनाव लड़ा हूँ, हारा हूँ, जीता हूँ। पूरी निष्ठा के साथ में जहाँ रहा हूँ, चाहे वो काल हो लालू जी वाला काल या जो भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं तो राजनीतिक वीरावान में चला गया था, मगर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुझे सहारा दे करके और मुझे बचाया है और सम्मान दिया है, मेरे 35 साल के कैरियर में
कई बार मैं MP बना, मंत्री नहीं बनाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने इस छोटे से किसान के बेटे को इतना बड़ा सम्मान दे करके अपने कैबिनेट में 5 साल तक लगभग सेवा का मौका दिया। मुझे कोई लोकसभा का टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं हट गया वहां से, ऐसी बात नहीं। बहुत पीड़ादायक घटना है और मैं कहूंगा तो अभी उचित नहीं होगा। नहीं, वो जिस तरह से कठिनाई, जिस तरह से मुझे अपमानित किया गया, जिस तरह से मुझे तिरस्कार किया गया, मैं पिछले 1 साल से दम घुट रहा था मेरा, हम वर्णन नहीं करना चाहते। वो प्यार, वो स्नेह, वो सम्मान मिलता रहता तो शायद मुझे हटने पर मजबूर नहीं होता। 2009 में मेरा टिकट कट गया। दूसरे पार्टियों से बहुत ऑफर था, मगर मैं नहीं छोड़ा लालू जी को, नहीं छोड़ा। क्योंकि लोकसभा या कोई टिकट या सत्ता के लिए मैं राजनीति नहीं किया। मैं कमिटमेंट के साथ जनता की सेवा के लिए, एकदम निष्ठापूर्वक सेवा के लिए मैंने राजनीति में कदम उठाने का काम किया है। और मेरी 40 साल की कैरियर है। मुझे एक कोई लालच था, मुझे मिला था ऑफर, हम नहीं बताऊंगा किसने दिया था। नहीं, आज बता दीजिए, पब्लिक भी है और जनता भी जान जाए। मैंने कई तरह के ऑफर मुझे मिले थे। जब 2009 में मेरा टिकट कटा था, कई पार्टियों से मिला था, मगर मैंने विश्वास था। हाँ, ये बात और है कि राजनीति में लोग धन कमाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब लोग जानते हैं कौन कहाँ था, कौन कहाँ चला गया, और मुझे भी देख रहा है कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। मैंने धन तो नहीं कमाया, जन कमाया, और इसी जन की ताकत के बल पर मैं लगातार लोग विरोधियों को परास्त करने का काम किया हूँ। चिराग जी और नीतीश जी में बहुत तनातनी रहती है, आप दोनों सहयोगी हैं। नीतीश कुमार जब आपके सहयोग में नहीं थे, आपके साथ नहीं थे पिछले कुछ सालों में, तो आपके भी बयान नीतीश कुमार को लेकर तल खाते रहे। लेकिन अब दोनों साथ हैं, आप सब लोग। अगर चुनना हो, रामकृपाल जी को चुनना हो 2 नेताओं में से एक नेता को, नीतीश कुमार और चिराग पासवान में, तो किसको चुनेंगे? ये तो वक्त बताएगा। नेता चुनता है जनता, मैं कौन होता हूँ? मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, सहयोगी के तौर पे भाजपा के मैं कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी से बना हूँ। ये तय करेगी आने वाले बिहार की महान जनता की कौन नेता होगा। मैं तो सुबह से लेकर रात तक भाजपा भाजपा, मोदी 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 यही कहता हूँ और यही कहता रहूंगा। लेकिन ये अचानक 25 साल के बाद ऐसा क्या हो गया रामकृपाल जी कि एकदम लालू 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 करने वाला, कि लालू जी लालू जी लालू जी कर रहे, अचानक से मोदी मोदी जी होने लगे? बिल्कुल सही आपने कहा। आज मैं सिर्फ मोदी मोदी नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल में मोदी बसे हुए हैं। और मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, सर्वे करिए, हर घर से, हर व्यक्ति से यही आवाज आएगी, मोदी मोदी ने काम किया। लालू जी की बात करें तो कभी थे, देश की जनता ने माना, प्रदेश की जनता ने बहुत सपोर्ट किया। तो जहां चलते थे लहरें चलती थी। क्या परिवारवाद हावी हो गया? अरे भाई, बहुत कुछ हावी हो गया, हमसे ज्यादा। लेकिन आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए तो आपको कुरेद रहा हूँ। लालू जी और जनता दल, लोक दल या राष्ट्रीय जनता दल जो बना था, सामाजिक न्याय की बात करता था। क्या अब सामाजिक न्याय हो रहा है? समाजवाद की बात करता था। जो सामाजिक न्याय के झंडा लेने वाला लोग जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया, और वो सामाजिक न्याय का नारा देने वाला लोग पारिवारिक न्याय करने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं, यही लालू जी कहते थे, माफ कीजिएगा, रानी के पेट से राजा नहीं पैदा लेता है। अब क्या हो रहा है? राजा पैदा लेगा तो रानी के पेट से ही लगा। ये कथनी और करनी में फर्क नहीं है क्या? ये लालू जी, वो लालू जी, ये लालू जी, ये लालू जी, कितना फर्क है? मेरे पास बता, ये मानते हैं कर्पूरी जी को और लोहिया जी, कर्पूरी जी, क्या परिवारवाद किया? वो कर्पूरी जी जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने घर में एक छत नहीं डाल सकते। कर्पूरी जी का दिल्ली में मॉल नहीं है, फार्म हाउस नहीं है, पटना में आलीशान प्रॉपर्टी नहीं है,
हाँ, उनका बेटा बेटा है भी तो कर्पूरी जी के बाद। ये फर्क है, केवल कहने से नहीं होता है। मैंने एक किताब लिखी, हम लोग आज भी गांधी मैदान में हैं। बिहार की राजनीति के 30 सालों पे हमने एक किताब लिखी गांधी मैदान में। उसमें हमने एक किस्सा जिक्र किया है कि कर्पूरी जी जब बीमार थे और उनको जीप चाहिए थी, उस जीप में तेल नहीं होने का बहाना लालू जी ने बनाया था। आप बताइए, चूंकि आपने कर्पूरी जी की बात छेड़ी, कर्पूरी जी को लेकर के लालू जी मतलब ऑफ द रिकॉर्ड या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें, उनके कैसे विचार कर्पूरी जी को लेकर के? बहुत हद तक कर्पूरी जी के उस विचारों से प्रभावित होकर के लालू जी ने गरीबों के लिए काम प्रारंभ जरूर किया। गाड़ी चलते चलते धीरे डायवर्सन हो गया और एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना का शिकार हो गया। और सिर्फ दुर्घटना के शिकार वो नहीं हुए, बल्कि जो उनके ऊपर जो आस्था और विश्वास रखने का काम किया था। भैंस चराने वाला का बेटा और भाई आज पर क्या क्या हो रहा है। मगर वही पिछले 10 साल में जनता ने देखा है, मोदी जी भी एक चाय बेचने वाला का बेटा, इसकी माँ बड़े साथ, उसका बेटा जब देश का प्रधान सेवक बनते हैं, गरीबों के लिए जो काम किया है भाई अद्भुत है। मैंने हिंदुस्तान की आजादी के बाद लंबे काल तक देश आजाद रहा, बहुत प्रधानमंत्रियों को देखा, मुझे सौभाग्य प्राप्त, कई प्रधानमंत्रियों को देखा है। मैं जो सोच, जो विचार, जो व्यवहार, जो काम, जो निष्ठा, जो ईमानदारी, जो कमिटमेंट गरीब के प्रति, शोषित पीड़ित के प्रति, आदिवासी के प्रति, पिछड़ों के प्रति, आदिवासियों के प्रति और आम जनता के प्रति जो कमिटमेंट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, साथ किसी का नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी की पार्टी, आपकी पार्टी बीजेपी में आजकल एक विपक्ष की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि जितने भी दूसरी पार्टियों में भ्रष्ट नेता हैं सब मोदी जी की पार्टी में आते हैं। एक वॉशिंग मशीन हो गई है, बहुत ज्यादा है। विपक्ष हमेशा तो कहेगा उसके पास तो कुछ ही नहीं है। और दूसरी पार्टियों में जो लोग हैं, मतलब अगर आप देखें तो वाकई बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आते हैं। तो क्या बीजेपी वैसे भ्रष्ट लोगों को अपने साथ जोड़कर अपने भविष्य के लिए रास्ते खराब नहीं कर रही? देखिए, मैं जहां तक मैं जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें एक पैसे की भी सच्चाई। हमारे यहाँ पार्टी में जो लोग सदस्यता ग्रहण करते हैं वो ऐसे कोई लोग नहीं होगा जो अपराधी होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, जो लुटेरा होगा। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार नहीं करती। ये जो है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यही है तो वॉशिंग मशीन है, फलाना है, ठिकाना है। अरे जवान, अच्छा ये बताइए, ये जो विपक्ष है सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, ये मुद्दों के आधार पर ये अलायंस किया। महागठबंधन की बुनियाद डालने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बुनियाद डाले, और उसी दिन ये कहा गया था कि ये स्वार्थियों का जमघट है, ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है और ये टिकने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो बुनियाद डाला था वो हट गया, धराशायी हो गया। क्या हो रहा है वहाँ? अलायंस हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ, ममता जी का नहीं हुआ। केरल में अलायंस लग रहा है आपको? चांसेस नहीं दिख रहे। कैंडिडेट के खिलाफ सीपीआई सीपीएम सब लड़ रही है। आप जहां देखिए ना, कहां पर इनका गठबंधन हुआ? नहीं गठबंधन हुआ है भाई। देश की आजादी के बाद 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को लंबे काल तक सेवा का मौका दिया, राज्य और केंद्र दोनों में। हमारा जो बिहार आज उपेक्षित है, तीनों ने शासन किया। आप तो अनुभवी और बड़े पत्रकार हैं, विदेश में आजकल सेवा प्रदान कर रहे हैं जनता को। आप बताइए कि आज दुर्गति है बिहार का, जो सवाल उठाते हैं रोजी रोजगार, इसके ऊपर जिम्मेवारी है। ये जो रोजी रोजगार देने वाले लोग सालों तक, 15 साल तक इनका शासन रहा है, कितना रोजगार दिया है, कितना डेवलपमेंट करने का काम किया है। और ये सरकार कांग्रेस पार्टी बताए कि बिहार की जनता को अपने कार्यकाल में आपने क्या दिया? हाँ, लूट का छूट जरूर दिया था। तो आप ये मानते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था
क्योंकि आप तो विकास की बात कर रहे हैं। अरे तुम्हें तो बता ही दिया सब कुछ बता ही दिया। नहीं, हर दिन जाता था, लोग के आंख के आंसू। मैं एक आदमी हूँ जो सत्तारूढ़ पार्टी में रह करके जहाँ अपहरण और डकैती या चोरी या मर्डर होता था, तो मैं वहीं जाता था, वहीं जा करके लोगों के आंख के आंसू को पोंछता था। और मुझे आंख के आंसू को पोंछने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि शासन दुरुस्त है, इंडिया की सरकार है। 1 साल 2 साल के अंदर हम मेट्रो पर चलेंगे, वो सपना पूरा होगा जो दिल्ली में देखा, जो मुंबई में देखा, जो बेंगलोर में देखा। अब पटना के लोग भी मेट्रो पर चढ़ करके आराम से अपने जीवन को, इतना भारी आबादी हो गई है, क्यों विजन होना चाहिए ना। इतने विकास के बाद भी हाँ। बिहार मजदूरों का ही सप्लायर राज्य क्यों बन के रह गया? बिल्कुल सही बात है। हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है, हमारे घर की आबादी भी है और राज्यों से। आजादी के बाद प्रथम वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर समझ लीजिए, यानी आजादी के बाद जो विकास का, इंडस्ट्री लगाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का, बिहार को उससे छुटा रखा है। और बड़े तो आबादी तो रुक नहीं सकती, वो आबादी तो जाएगी 2 वक्त की रोटी के लिए। और ये बुनियाद जो है, और शुरुआती दौर में ही बिहार के प्रति भेदभाव केंद्र की सरकार नहीं की होती, तो शायद आज उद्योग का जाल बिछा। हमारा सब कुछ है भाई, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारा मैन पावर, हमारी निष्ठा बिहार के लोगों का, हमारी ईमानदारी, हमारी कर्मठता आज भी हिंदुस्तान की हर कोने में जा करके अगर विकास की रोशनी देख रहे हैं, मुंबई का चकाचौंध देख रहे हैं, तो जो राज सत्ता में बैठा हुआ लोग था, चाहे केंद्र वाला लोग या राज्य वाला लोग, उसके विजन नहीं थे, इसलिए आज उपेक्षित बिहार है। और अचानक ये कम नहीं होगा, कम हुआ। रोजी रोजगार, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। जब ये मनोभाव से, नीतीश जी भी कहते थे कि पोर्ट नहीं है, समंदर के किनारे में नहीं, ऐसे विकास नहीं हो रहा है। नहीं, विकास के आयाम की सोच के तहत विकास। अभी देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने आज ही कहा है कि हमने 1 साल के अंदर जो है जाने वाले चुनाव में 10 लाख नौकरी देंगे। ये भी नौकरी का श्रेय कोई दूसरे कोई ले रहा है। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, काम हमारा नाम तुम्हारा। तो एक मंत्री की हैसियत से कोई तेजस्वी कहते हैं कि हमने नौकरी दी। अरे क्या बात करते हैं भाई, वो कहते हैं कि मरीन ड्राइव में भी हमने मेहनत की। तो वो 7 निश्चय है ना? जी 7 निश्चय, 7 निश्चय 1, 2 और 7 निश्चय 3। आप उसका हमारे ये नीतीश कुमार जी के एजेंडा को मैनिफेस्टो होता है ना, उसमें कमिटमेंट है, मैं 10 लाख नहीं 20 लाख रोजगार दूंगा, 10 लाख नौकरी दूंगा और 10 लाख रोजगार दूंगा। इनके कहने पर एजेंडा बनाया था। आप देखिए, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आकर के मुझसे सवाल करें। नहीं, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक कह रहा हूँ कि इनकी जो घोषणा पत्र है नीतीश कुमार जी का, या एनडीए का जो घोषणा, वो एनडीए के साथ नीतीश कुमार तो उसको लीड कर रहे थे, सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार की घोषणा। ये तो विजन होना चाहिए ना, हर घर में नली, हर घर में पानी, गली गली में विकास। ये विजन किसी और का नहीं, एनडीए का था, जिसको लीड नीतीश कुमार जी और सुशील जी कर रहे थे। उसी का प्रतिफल है, उसी का प्रतिफल है। ये जो बीच में आया है 17 महीना, 17 महीने में क्या हुआ पता है? नहीं बताइए ना, पता कर दीजिए ना, जनता को पता चले। वो पता है, विकास नहीं हुआ, सारा विकास की योजना कि मंत्री जी के पास पथ निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, और क्या पथ, और क्या उद्योग भी था, पर्यटन था। 4 महत्वपूर्ण जो विकास के, मगर विकास जनता का नहीं हुआ। आप उस समय तेजी से आवाज क्यों नहीं उठाते थे? आवाम उस समय तो कहाँ थे भाई? नहीं, अभी की बात बोल रहा हूँ ना, ये 17 महीना में जो कह रहा है लोग कि हम नौकरी दे दिए, रोजगार दे दिए, इसकी क्या मैं कहा था? हमारे कौन सुनेगा? जो अभी की बात आप कर रहे हैं, ये तो विरासत ही आ रही है। मैंने आपको बताया कि वो राष्ट्रीय जनता दल, वो जनता दल जिसके नेता उस समय होते थे, जिनको उस समय गरीबों के प्रति ममता और कमिटमेंट था, मैं धोखा था। और लगातार आपने कहा कि लंबे अरसे तक सत्ता में क्यों बैठे रहे?
लोगों को भरोसा था, गरीब का बेटा आया है, अब कुछ मेरा कल्याण होगा, अब कुछ मेरा कल्याण होगा। गरीब जो उस समय था, क्या आपके दिन में उस वहां है असली इंसान? आप बताइए सत्येंद्र सर। तो सोशल जस्टिस ब्लफ है फिर? अरे बिल्कुल सोशल जस्टिस ब्लफ है। एक एग्जाम्पल हमको बता दीजिए, एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि सोशल जस्टिस के लिए कोई ऐसा काम हुआ होगा। और मोदी जी का तो अनेक काम बता देंगे, नीतीश कुमार जी का भी काम बता देंगे। कमिटमेंट होना चाहिए, कटबद्धता होनी चाहिए, केवल बोलने से नहीं काम चलता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हट सका, गरीब बेचारा मर गया। मैंने हमारी मोदी सरकार अपने 10 साल के इस गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। लगभग 3 करोड़ लोगों को बिहार से गरीबी को निकाला। ये है प्रतिबद्धता। और हम चैलेंज करते हैं, कि अगर कोई झूठ साबित कर देगा तो आप फिर हमारे पास आके पूछिएगा, हम नेपाल झूठ बोल। मैं चुनाव यात्रा के लिए जब इंग्लैंड से निकल रहा था तो वहां भी बिहार के लोगों का बहुत बड़ा संगठन है, कई सारे संगठन। तो उसमें से कुछ लोगों ने ना एक सवाल दिया आपके लिए, बिहार की जनता की तरफ से। तो मैं कहा कि आपसे पूछता हूँ, ये डब्बा आप ही के सामने खोला जाएगा, है ना? तो लालू यादव ने मंच से आपको भला बुरा कहा, ये भी कहा कि सब काम रामकृपाल जी हमारे इशारे पे करते रहे। लालू जी के खूब कुछ खास राज अभी तक जो आपने नहीं बताए हैं, ब्रिटेन वालों को बताइए। ब्रिटेन वासियों को मैं, देखिए हमारे वो अभिभावक के रूप में रहे और मेरा इतना संस्कार गिरा हुआ नहीं है कि मैं उनका जवाब। अगर मैं बहुत गंदा आदमी था तो 35 साल तक अपने बगल में बैठा करके सब कुछ करने का, संगठन का काम करते थे और कोई काम नहीं करते, जनता का काम करते थे। क्यों करते थे? बहुत खराब था, बहुत कुछ भला बुरा कहा आपने, ठीक कहा। और मैंने ऐसा कोई काम किया था तो 17 साल उन्हीं का शासन। उस आदमी को जिसके विषय में कहा कि ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, फलाना ठिकाना, एक बार कहे थे कि रामकृपाल यादव को 10 तो होटल है। हमने कहा 10 होटल का नाम बता दीजिए, हम सब आपको रजिस्ट्री कर देंगे। एक बार और अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि हम कब्जा करते थे होटल, तो जिसका कब्जा हमने किया है एक तो होटल का नाम बता दीजिए और वो आदमी को खड़ा कर लीजिए। मैंने बीच में कहा था और मेरे ऊपर FIR करके हमको जेल दे दिया और मेरे पूरी संपत्ति का जांच करवा दिया। पूरे 40 साल में सार्वजनिक जीवन पे तो देता हूँ लिख करके ना, एफिडेविट देते हैं ना, जी जी, सब मेरी खुली किताब है। और उससे कोई इतर होगा आगे पीछे, इनके नाम से, उनके नाम से, निखिल जी के नाम से रख लिया, शंभू भैया के नाम से रख लिया, ये बता दीजिए मेरे परिवार का। ये भी चुनौती देते हैं। अभी इस बार आप जीत कर आएंगे तो बिहार के लिए क्या योजना है? पॉइंट्स में अगर 3-4 बताएं। मैं बता रहा हूँ, ये हमारा सबसे पहले पटना का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मेरा 2 ड्रीम प्रोजेक्ट, एक पटना एयरपोर्ट, बीटा एयरपोर्ट और दूसरा बीटा टू औरंगाबाद रेल लाइन, दोनों में प्रोसेस हो चुका है। तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरे जो मेरा ड्रीम बहुत वर्षों से मैं लगा था, ये साकार हो जाए। हमारे यहाँ पटना से लेके औरंगाबाद तक 4 लेन का मांग हम लगातार करते रहे हैं, हमारे मित्र सुशील जी भी करते रहे। सरकार ने उस पर कंसिडरेशन किया है। एक पार्ट नौबतपुर तक तो शुरू हो गया और भारत सरकार का जो रोड है हमारा, जो एक तरफ नहर एक तरफ है, एक तरफ नहर पर 4 लेन शुरू हो गया, वो आगे तक औरंगाबाद चल जाए, 4 लेन हो जाए। 2 लेन बहुत एक्सीडेंट हो गया है, बहुत कंडीशन हो गया है। तो ये हमारा जो है सर्वे के लिए DPR के लिए आदेश हो गया है। तो ये सारा कुछ हमारे पाइपलाइन में है, तो हम चाहते हैं कि ये सारा कुछ हो जाए। ये एक और मैं होता हूँ, रेलवे में बहुत काम हुआ, दरियावा से लेके देवघर तक 4 लेन रेलवे लाइन बिछा गया, तो उसमें आधा काम हो गया, आधा चल रहा है। ये भी हमको लगता है कि अगले 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। ये भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और धन्यवाद देना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी के रिजीम में हुआ था और काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, काम नहीं पड़ा हुआ था। तो एक हम चाहते हैं कि यहाँ जो है ये जो हमारा 4 लेन 6 लेन वाला काम है तो तेजी से हो जाए। और पटना सहित पूरे बिहार में एक जो सवाल आपने खड़ा किया है, रोजी रोजगार की समस्या है, मगर मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, मैं समझता हूँ कि अगले
कुछ वर्षों में रोजगार के अवसर प्राप्त किए गए हैं। भारत सरकार का भी ये फोकस है। तो ये बेरोजगारी एक बहुत समस्या है, जो पलायन बड़े मात्रा में हमारे बिहार के लोग बाहर चले जाते हैं। एक ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि लोग यही रह करके दो वक्त की रोटी कमाकर अपने बच्चों के बीच में रहें, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि और भी कई महत्वपूर्ण योजना है जो पाइपलाइन के अंदर है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल में जब और भी मौका मोदी जी को मिलने वाला है, निश्चित तौर पर मेरा जो फर्ज बनता है, न सिर्फ पाटलिपुत्र की जनता के लिए आगे उठाऊं, पूरे बिहार की जनता के सवाल को माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष और अपनी सरकार के समक्ष रखूंगा, और जो जिससे विकास और रोजगार बढ़ सकते हैं उन तमाम चीजों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास। एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है कि बिहार फर्स्ट होता है, बिहारी फर्स्ट होता है, लेकिन बिहारी तो आगे निकल जाता है, बिहार वहीं पिछड़ा रह जाता है। ये समस्या की एक कोई रूपरेखा आप लोगों ने बनाई है कि अब कब तक? क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 17-18 साल से एनडीए की सरकार उनकी कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको परिवर्तन क्योंकि आप बिहार के ही देखे हैं। 18 साल पहले का बिहार और 18 साल बाद का बिहार, बहुत कुछ आपको परिवर्तन हुआ। सड़क था जाने के लिए गांव में, गांव से आते हैं जी बिल्कुल जा सकते थे ना, बिल्कुल। अब कोई ऐसा गांव है जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती नहीं होगी। पौने पौने रेट में किसानों का दोहन होता था, बिचौली ले जाते थे, और बाजार तो कोई जा रहा है। की बात बोल रहा हूँ, बिजली पर रहता था, सही बात। बिजली हर घर में तो आ गया, और हर खेत में बिजली जा रहा है। तो डीजल और पेट्रोल के माध्यम से जो मोटर पंप चलता था खेत बचाने सस्ते दर पर बिजली मिला है। तो ये सब उसके आर्थिक उन्नति और तरक्की की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है लोगों का विश्वास चाहिए। बाहर के लोग इसलिए नहीं आए ना, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था प्रॉपर में, रेलवे लाइन की दिक्कत थी, 4 लेन सिस्टम नहीं था, गाँव में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, और लोगों को डर था सूट न हो जाए। ये डर अभी भी बना हुआ है, लेकिन ये डर अभी नहीं निकला है, बहुत कुछ निकला है। अभी भी आए दिन सुन रहा हूँ पटना में ये हो गया, गोली किसी को मार दिया, अभी मोतिहारी में किसी को गोली दुकान पे मार दिया। हो रही है, मगर उस पर नियंत्रण करने की और अपराधियों को नकेल करने की कोशिश सरकार कर रही है। इसका भय है, सरकार का भय जब रहेगा तो अपराधी नियंत्रण रहेंगे। मैं समझता हूँ कि हम उन तमाम अपराधियों पर, उन तमाम माफियाओं पर नकेल कसने का प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं, और आने वाले 5 साल में आपको बहुत दिखेगा। परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होगा। जातिगत राजनीति बदलेगी बिहार की, जाति पे आधारित जो राजनीति है, मैं समझता हूँ उससे निकल रहा है, देश में ही है। हमें कह दूं कि सब है पूरे देश में है, लेकिन बिहार में थोड़ा ज्यादा है। अब काम के आधार पर लोगों को वोट मिल रहा है और सोच में परिवर्तन हुआ है। मोदी जी कहते हैं 4 जात, किसान, गरीब, युवा, महिला आरक्षण विधेयक भी आया। बीजेपी ने एक भी महिला को बिहार में उम्मीदवार नहीं बनाया। देखिए, बीजेपी देश के पैमाने की पार्टी है, बिहार की पार्टी नहीं। आप देखिए, निकालिए, पूरे हिंदुस्तान में जब हम टिकट बांट रहे हैं, हमने कितना महिलाओं को सम्मान दिया, कितना, और अभी महिला को सम्मान दिया। ये राज्यसभा और विधान परिषद में हमने महिलाओं को दिया। बीजेपी कोई बिहार की पार्टी सिर्फ नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये तो देश की पार्टी है। और देश के आधार पर आप देखिए, और बिहार में तो मान लिया कि लोकसभा में, राज्यसभा में देखिए साधन कर देता है। देखिए, हमारे यहाँ दाम से टिकट नहीं मिलता है, दाम से टिकट बिक रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता चिट्ठी लिखा है माननीय राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष जी को कि व्यवसायीकरण मत करिए, टिकट बिक रहा है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, देवेंद्र यादव जी का पत्र पढ़िए, आज समाचार पत्र में कल भी छपा था और अभी छपा था। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे वो बनी बढ़ाने वाला है, उसको उठा करके बना देता है। हम तो लगातार हो रहे हैं भाई, हमको तो मंत्री नहीं बनाया। हम 6 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं, मोदी जी डायरेक्ट फोन करके हमको मंत्री बनाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अब आखिरी बार अपनी जनता को कुछ कहना चाहेंगे मेरे माध्यम से? मैं पाटलिपुत्र की महान जनता को प्रणाम करता हूँ, बिहार की जनता को, और मैं बिल्कुल
आग्रह करता हूँ, मोदी जी जो देश के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, पटना के लिए, पाटलिपुत्रा के लिए, देश को तरक्की और विकास की रफ्तार से आगे ले जा रहे हैं। 2047 तक विजन है विकसित भारत बनाने का, विकसित पटना पाटलिपुत्रा बनाने का। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर सबको से ऊपर उठ करके मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, विकास करने का काम किया है, उसमें सहयोग करिए। और जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार और बिहार में 40 पार, तो अपने सेवक को पुनः मौका दीजिए ताकि मोदी जी की हाथ को मजबूत कर सके और उनके जो विजन है, उनका जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट में हम सहयोग करने का काम कर सके। यही आग्रह होगा पाटलिपुत्र जनता, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों से। बहुत बहुत आपने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना समय देकर इतनी बात कहने का मौका मिला, मैं देखिए डिजिटल माध्यम का यही आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।